हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिस्टम। और आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ थोड़ा डिटेल में जाके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और मेरा जो फोकस है आज वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पे ज़्यादा होगा। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो रखे हुए हैं वो न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा थोड़ा कवर किया है और वो भी बहुत डिटेल्ड पॉइंट्स से रिलेटेड ही वो मैंने एमसीक्यूज़ को रखा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम फिक्स साइज पार्टीशनिंग की बात कर रहे हैं। और आपको ऑप्शंस क्या क्या मिल सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि इनमें से कौन सा एल्गोरिथम परफॉर्म करने पे आप सारे पेजेस को एलोकेट कर लेंगे या सारे पेजेस को नहीं एलोकेट कर पाएंगे, या फिर जब हम फर्स्ट फिट या बेस्ट फिट या वर्स्ट फिट को यूज़ कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक की बात कर लेगा तो कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जिन्हें आप, या कौन कौन से पेजेस नहीं एक्चुअली प्रोसेसेस हैं जिनको आप मेमोरी में स्पेस नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो हमें यही चीज़ को देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आपके पास जो मेमोरी है, ठीक है, आपने मेमोरी को 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। ये फिक्स पार्टीशंस है, ठीक है। और इन पार्टीशंस में यू नीड टू एलोकेट 4 प्रोसेसेस ऑफ साइज 357, 210, 468 एंड 491 KB प्रोसेस, ठीक है। आपको ये 4 प्रोसेसेस को एलोकेट करना है और आपको ये तीनों एल्गोरिथम अप्लाई करनी है। तो चलिए बारी बारी से करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास हम ये, जब हम सबसे पहले आपको पार्टीशंस बनाने हैं तो सबसे पहला आपका 200 KB और फिर 400 KB और फिर इसके बाद आपका आया 600 KB, फिर आपका आया 500 KB एंड नेक्स्ट 300 KB एंड इसके बाद आपका है 250 KB। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 250 KB, ठीक है। तो हमने ये पार्टीशंस बना दिए, ठीक है, मेमोरी में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट फिट एल्गो को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फिट क्या करता है, जो सबसे पहला ब्लॉक आपको मिलता है जिसमें आप ये प्रोसेस को फिट कर सकते हो उसी में उठा के रख दो, ठीक है। तो इसने स्टार्ट किया 357 KB, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस आपका जो P1 है 357, 200 वाले में नहीं आएगा, ठीक है। फिर 210 KB, ये भी पहले वाले ब्लॉक में, सॉरी 357 की बात कर रहे थे ना, 357 यहाँ पे नहीं आया। सबसे पहला ये जो आया ये यहाँ पे फिट हो जाएगा 357 KB, मतलब यहाँ पे आपने P1 को रखा, ठीक है। अब अगला वाला क्या आ रहा है 210। शुरू से ही हम चेक करेंगे क्या हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं, यहाँ अभी भी नहीं कर सकते, ये वाला ऑक्यूपाइड है। और उसके बाद आपका आता है 460, सॉरी उसके बाद आपका आता है 600 KB, ठीक है। आप यहाँ पे इसको 210 KB को रख सकते हैं, मतलब P2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा साइज है ये 210, ठीक है। अब अगला आपका आता है 468 KB, ठीक है। तो शुरू से फिर से चेक करें क्या यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये दोनों ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। और ये 468 KB को आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये आपका 500 KB है ना, 500। तो यहाँ पे आपका P3 आ जाएगा जिसका साइज क्या है 468, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 491 KB, ठीक है। 491 KB ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना किसी ब्लॉक में आएगा। तो आप P4 को जब आप फर्स्ट फिट अप्लाई कर रहे हैं तो P4 को आप स्पेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले मेथड पे, कौन सा बेस्ट फिट अप्लाई करके देखते हैं कि क्या बेस्ट फिट का जब यूज़ करेंगे तो हम प्रॉपरली चीज़ों को रख पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्टीशन आपका 200 KB था, वो थोड़ा हौच पौच हो गया था इसलिए मिटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 400 KB, ठीक है। अगला पार्टीशन 600 KB, इसके बाद अगला वाला आपका 500 KB एंड 300 एंड देन आपका आ रहा है 250 KB, ठीक है। 250 KB सारे आपके ये स्पेस है। और आपके प्रोसेसेस की साइज देख लेते हैं। अब वन बाय वन हम लोग करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए ये नोट डाउन करके रखते हैं कि P4 को हम स्पेस नहीं दे पाए थे। बेस्ट फिट का यूज़ करके देखते हैं। ये कह रहे हैं सबसे पहला इनका जो प्रोसेस है वो कौन सा है, दैट इज़ ऑफ साइज 357 KB। तो जब बेस्ट फिट यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि जो नियर बाय स्पेस हमें जहाँ पे सबसे कम स्पेस हमारा वेस्ट हो हम वहाँ ले जाके रखेंगे। तो 357 के सबसे नज़दीक या सबसे नियर बाय स्पेस कौन सा प्रोवाइड करेगा 400 KB, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस P1 है, P1 जो कि आपका है 357
7 KB का, इसको हम यहाँ पे लाके रख ले रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, 210 KB, तो 210 KB आपका यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पे फिट ही नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, एक है 250 वाला और एक है 300, तो आपका सबसे नियर बाय जो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है 210 KB के लिए आप 250 पे जा सकते हैं। तो आपने इसको कहाँ रख देना है, P2 को हम यहाँ लास्ट ब्लॉक में रखेंगे और ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है 210 KB, ठीक है। अब जितना स्पेस रिमेनिंग रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वही हमारा होता है ना। पिक साइज पार्टीशनिंग में आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 468 KB, तो 468 KB कहाँ पे नज़दीक पड़ेगा, आप कहेंगे कि भाई सबसे नियर बाय आप 200 में रख नहीं सकते, 300 में रख नहीं सकते, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 600 या तो 500। तो इसका मतलब आप 468 को नियर बाय सबसे पहले हम कहाँ रख सकते हैं, 468 KB में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हुआ 491 KB, तो 491 KB ऑब्वियसली आप कहाँ पे उठा के रखोगे, 491 KB आपने यहाँ रखा प्रोसेस नंबर P4 और ये हमारा था प्रोसेस नंबर P3, ठीक है। तो जब हम बेस्ट फिट एल्गो को यूज कर रहे हैं तो ऑल प्रोसेसेस हैव बीन एलोकेटेड, ठीक है, सारे को हम एलोकेट कर ले रहे हैं। और आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि टोटल आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में कितनी मेमोरी वेस्ट हो रही है, तो आपको उसको भी कभी कभी कैलकुलेट करके बताना पड़ सकता है, ठीक है। और वर्स्ट फिट आपका किस तरीके से काम करता है, वर्स्ट फिट कहता है कि हम जो सबसे बड़ा ब्लॉक है उसे सबसे पहले मतलब एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो फिर से शुरू करते हैं, 200 KB, ठीक है, 200 के बाद 400 KB, फिर 600, फिर हमारा आया 500, राइटिंग थोड़ा गंदी है प्लीज डोंट माइंड, ओके, 300 KB, फिर आपका आया 200 KB, 250 KB, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा, अभी हमने मेमोरी के पार्टीशंस क्रिएट कर लिए, अब एलोकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ब्लॉक है वो 357 का है। तो वर्स्ट फिट क्या कहता है, जो सबसे बड़ा स्पेस है, सबसे बड़े पार्टीशन में ले जाके आप अपने डेटा को रखें। तो सबसे बड़ा पार्टीशन क्या है, 600। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है उसको हम P1 को लाके यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब 210 के लिए जो नेक्स्ट सबसे बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है उसको ले जाके रखेंगे। तो 210 को कहाँ पे लाके रख लेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे 500 वाले में। तो आपने यहाँ पे इसको P2 को रख लिया, ठीक है। अब P3 की 468, आपके पास कोई ऐसा ब्लॉक है ही नहीं जहाँ पे आप इसको एलोकेट कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्स्ट फिट, आप इससे सिर्फ दो प्रोसेसेस को स्पेस एलोकेट करा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस पैटर्न पे आपको जो क्वेश्चंस मिल सकते हैं उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछ सकता है, उसमें पूछ सकता है कि जब आप इनमें से फर्स्ट फिट या बेस्ट फिट या वर्स्ट फिट किसी को उठा के पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर के थ्रू कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि आपके पास कौन कौन से प्रोसेस आप एलोकेट कर पा रहे हैं मेमोरी को और कौन कौन से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So a system having 3 user processes, each requiring 2 units of resource are the minimum number of units of are such that no deadlock will occur. तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें जो भी प्रोसेसेस हैं हर एक प्रोसेस को 2 यूनिट रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। जो आपके पास रिसोर्स आर है उसके 2 यूनिट चाहिए, ठीक है। और आपके पास 3 प्रोसेस है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कितने यूनिट ऑफ आर हो कि डेडलॉक ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास डेडलॉक अकर होने के लिए क्या होगा, ठीक है, कि किस केस में आपके पास डेडलॉक अकर हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये सोचो कि अगर हर एक प्रोसेस को 2-2 यूनिट रिसोर्स मिल जाए तो डेडलॉक तो कभी अकर ही नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस के पास हम ये ऐसे अज्यूम कर सकते हैं डेडलॉक कब अकर होगा कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर उसे 2 यूनिट चाहिए तो उससे एक कम उसे मिल रहा है और उसके बाद वो दूसरे प्रोसेस से किसी और चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब जैसे अगर आपके पास 3 प्रोसेस हैं, इनमें साइकिल कब बनेगी, P1, P2 एंड P3, ठीक है। अगर इसमें साइकिल फॉर्म होती है, ठीक है, तभी आप कह सकते हैं कि भाई डेडलॉक हो रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं,
ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन कब होगा, जब इन्हें दो की रिक्वायरमेंट है, इनके पास एक एक ऑलरेडी है, एक एक रिसोर्स ऑलरेडी है, और एक के लिए ये एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से साइकिल फॉर्म हुआ और डेडलॉक हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे मानेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इतने यूनिट की रिक्वायरमेंट है हर प्रोसेस को, तो उससे एक कम हम ये अज्यूम करेंगे कि उसके पास उससे एक कम यूनिट रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ यूनिट दैट ईच प्रोसेस होल्ड इज वन लेस दैन इट्स मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो हमेशा आप क्वेश्चन को ये लेके चलिएगा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका मैंने लॉजिक भी दे दिया कि भाई हम ये मान ले रहे हैं कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके पास एक कम है, जिसकी वजह से वो दूसरे का वेट कर रहा है और दूसरा किसी और का वेट कर रहा है। अगर साइकिल नहीं बनेगा तो डेडलॉक तो कभी होगा ही नहीं। तो अभी हम वो पोर्शन देख रहे हैं कि डेडलॉक कब आकर होगा। ठीक है, तो डेडलॉक के केस में देखिए, तो दो दो की रिक्वायरमेंट है हर एक को, तो हम ये मान रहे हैं कि प्रोसेस P1 के पास एक यूनिट है, P2 के पास एक यूनिट है, P3 के पास एक यूनिट है। ठीक है, और बाकी जो है उसके लिए वो एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो डेडलॉक होने के केस में आपके पास मिनिमम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट रिसोर्स जो आपके पास सिस्टम में हो सकते हैं, दैट इज 1 + 1 + 1 दैट इज 3। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम में सिर्फ 3 रिसोर्सेज हैं, है ना, तो उस केस में आपके पास डेडलॉक हो सकता है। तो अब ये सोचो कि आपके पास ये साइकिल है, P1 है, P2, P3। ठीक है, ये साइकिल है। ठीक है, अगर आपको ये साइकिल को ब्रेक करना है तो क्या करना होगा, किसी एक की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर दे। भाई हमने कहा कि P1 ये हमने इसको एक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी, एक पहले से था, एक हमने दे दिया, तो क्या करेगा, ये वेट करना बंद कर देगा, साइकिल ब्रेक हो जाएगा। मतलब आपने डेडलॉक को हटा दिया, ये हो जाएगा ना। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो रिसोर्स होने के लिए जितने यूनिट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, कि डेडलॉक अकर होने के लिए जितने आपको रिसोर्सेज चाहिए उसमें +1 ऐड कर दे, दैट विल बी योर मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्स दैट इंश्योर्स नो डेडलॉक। ठीक है, तो डेडलॉक कैसे होगा, जब आपके पास 3 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो उसको आपको ब्रेक करने के लिए बस आपको +1 कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज 4। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हमने उसमें कहा कि सबके पास उसमें -1 है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, साइकिल फॉर्म हो गया, डेडलॉक हो गया। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। ठीक है, तो डेडलॉक होने के केस में हमने पता कर लिया, तो डेडलॉक ब्रेक करने के लिए अगर हम एक रिसोर्स अपने सिस्टम में और बढ़ा दें, उस केस में आपके पास डेडलॉक के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे है, ताकि आप समझ पाए, आपको लगेगा कि हर एक प्रोसेस को वहाँ 2 ही चाहिए था, तो मैम ने ऐसे ही बता दिया। तो देखिए यहाँ पे आपके पास m रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको m की ही वैल्यू को बताना है। ठीक है, तो दीज रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय 3 प्रोसेस। यहाँ पे भी 3 प्रोसेस हैं जिनके नाम है A, B और C, और जिनकी जो डिमांड है 3, 4 एंड 6 है। तो अगर इन्हें सारे के सारे मिल जाएंगे तो कभी डेडलॉक नहीं होगा। हमें उल्टा लेके चलना है, क्योंकि हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट को पता करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, उनकी ये प्रोसेस P1 को 3 चाहिए, और प्रोसेस P1 नहीं, A, B, C, P1, P2, P3 कुछ भी कह लो, A को 3 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, B को 4 की और C को 6 की। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कितने मिनिमम ऑफ यूनिट्स हम रखें कि आपके पास कभी भी डेडलॉक ना हो। ठीक है, डेडलॉक ना कर होने के लिए तो हमें क्या करना है, डेडलॉक कब अकर होगा, हमने माना कि जो A है इसके पास 2 यूनिट था, B के पास 3 यूनिट था और C के पास 5 यूनिट था। ठीक है, और बाकी जो 1 यूनिट बाकी है उसके लिए ये एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक साइकिल बन रहा है, A इज वेटिंग फॉर B, B इज वेटिंग फॉर C, C इज वेटिंग फॉर A। ठीक है, तो आपके पास टोटल जो रिसोर्सेज हैं डेडलॉक होने के लिए, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं मैक्सिमम कितने हैं, 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, अगर आप 10 रिसोर्सेज रखते हैं तो इसका मतलब आपके सिस्टम में डेडलॉक होगा। ठीक, अब आपको डेडलॉक को ब्रेक करना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है, तो किसी एक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दो। ठीक है, तो आप अगर एक कोई रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दोगे तो ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा और सिस्टम आपका डेडलॉक फ्री हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्स आर दैट इंश्योर्स डेडलॉक। डेडलॉक को इंश्योर कब कर पाएंगे, जब आपके पास टोटल ये रिसोर्सेज है 2 + 3 + 5। ठीक, और अगर आपको इसी को ब्रेक करना है, डेडलॉक को ब्रेक करना है, तो आपको इसमें +1 कर देना है, 10 + 1 दैट इज
11, ठीक है। सो एनी नंबर ऑफ यूनिट्स ग्रेटर दैन 11 विल इंश्योर नो डेडलॉक, ठीक है। आपको बस ये इंश्योर करना है कि जो आपके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज है वो 11 हो या फिर ग्रेटर दैन 11, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 10 तो हो नहीं सकता, 9 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इस मोटिव यही था कि ताकि आप ये भी समझ पाएं कि आप 11 पे या प्रीवियस क्वेश्चन में 4 पे ही एकदम नहीं अड़ के बैठ जाएंगे कि 4 और ग्रेटर दैन 4, ठीक है। यहाँ पे 11 और ग्रेटर दैन 11 आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो लेट m0 to m4 बी म्यूटेक्सेस विच आर बाइनरी सेमाफोर्स। आपके पास कितने m0 to m4 ये बाइनरी सेमाफोर्स हैं और p0 to p4 प्रोसेसेस है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं सपोज ईच प्रोसेस पी आई एग्जीक्यूट द फॉलोइंग, ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि जब आप इस कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। थ्रैशिंग का प्रॉब्लम आएगा, डेडलॉक का प्रॉब्लम आएगा, स्टार्वेशन आएगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब पहली चीज़ तो ये समझो कि अगर आपके पास बाइनरी सेमाफोर्स हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपके पास जितने भी म्यूटेक्स हैं m0, m1, m2, m3 एंड m4 सबको हम इनिशलाइज किस पे करके चलेंगे, 1 पे, ठीक है। सबके को हम 1 पे इनिशलाइज करके चलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चंस को आप हमेशा इस तरीके से अज्यूम करके चलिएगा, या आप जब भी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चलते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने भी प्रोसेस है P0 से लेके P4 ये सारे के सारे प्रोसेस इस कोड को पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल में एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपके लिए इसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो चलिए अगर इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करें, mi 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर P0 के लिए क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पे सीक्वेंस को मेंशन कर दिया है। गिवन प्रोसेसेस हैव टू एग्जीक्यूट द वेट ऑपरेशन, किस सीक्वेंस में करेंगे, प्रोसेस P0 क्या एग्जीक्यूट करेगा, वेट m0 एंड वेट m1। कैसे, देखो वेट m0 i की वैल्यू 0 और ये क्या कह रहा है m0 + 1 मतलब m1 है ना। ये एक सेकेंड इसको देखो, ये वाला ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है m और इसके ब्रैकेट में 0 + 1 1 mod 4, 1 mod 4 क्या आ जाएगा, फिर से बना जाएगा, तो ये हो जाएगा m1, ठीक है। इसी तरह जो आपका प्रोसेस P1 आएगा वो तो यहाँ पे वेट P1 ही करेगा, ठीक है, वेट m1 करेगा सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 mod 4, तो 2 mod 4 क्या हो जाएगा, 2 mod 4 फिर से 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज पुट कर करके चेक कर सकते हैं। तो सीक्वेंस जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे हर प्रोसेस के थ्रू वेट ऑपरेशन, P0 क्या करेगा, वेट m0 और वेट m1, P1 क्या करेगा, वेट m1 एंड वेट m2, P2 m2 और m3, P3 क्या करेगा, वेट m3 एंड वेट m0। इसको समझो 3 है, जब यहाँ पे 3 रखेंगे 3 + 1 तो ये क्या हो जाएगा 4 mod 4, जब 4 mod 4 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, वेट m0, ठीक है, m0। तो उसके बाद वेट m4 प्रोसेस P4 और यहाँ पे हो जाएगा m1 वही, जो क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई किया जा रहा है इस वजह से, ठीक। अब देखो एक चीज़ समझो, वेट और सिग्नल ये दो ऑपरेशंस होते हैं। वेट क्या होता है, ये वैल्यू को डिक्रीज करता है बाय 1, ठीक है, बाइनरी सेमाफोर की बात है ना, डिक्रीज करेगा, 1 से डिक्रीज करता है, और सिग्नल क्या करता है, वैल्यू को बढ़ाता है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेट ऑपरेशन की बात हो रही है, सिग्नल की कहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रोसेस P0 है, हम अगर ये अज्यूम करके चलें कि सारे के सारे पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, सारे पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो प्रोसेस P0 ये सेम टाइम पे वेट m0, वेट m1, m2, m3, m4 हम अज्यूम करते हैं सारे सेम टाइम पे प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करते हैं, इंडिपेंडेंट वे में, ठीक है। तो वेट ऑपरेशन क्या करता है, जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं फ्रॉम m0 टू m4 सबकी वैल्यूज को क्या कर देगा, 0 कर देगा भाई। बाइनरी सेमाफोर है, आपने इनिशियलाइज 1 पे किया था और उसके बाद जब आप वेट ऑपरेशन चलाओगे तो सबकी वैल्यू 0 पे सेट हो जाएगी, ठीक है। अब जब सारे के सारे प्रोसेस अपना नेक्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करने चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेट ऑपरेशन होता है ये चेक करता है कि क्या सेमाफोर जो वैल्यू है, अगर आपकी वाइल
सेमाफोर वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1, तभी ये वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज तो सारी की सारी, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सारी वैल्यूज क्या है 0, तो ये सारे के सारे क्या चले जाएंगे, इनफिनाइट लूप में घूमते रहेंगे जब तक इन्हें सिग्नल ऑपरेशन नहीं मिल जाता है ना। तो इस पार्ट ने सारी वैल्यूज को डिक्रीज कर दिया है, तो जब ये पार्ट एग्जीक्यूट होने चलेगा तो उस टाइम पे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो नो प्रोग्रेस किस केस में होता है, इन केस ऑफ डेडलॉक। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन ऐसा घुमा के दिया है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल सपोर्टेड थ्रेड। तो यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड पे आपको बहुत सारे डिटेल्ड एमसीक्यूज मिल जाते हैं, तो इसको, इस पॉइंट को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सो इसके बारे में आपसे पूछा गया है इस करेक्ट है या नहीं। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कंटेक्स्ट स्विच इज फास्टर विद कर्नल सपोर्टेड थ्रेड, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। फॉर यूजर लेवल थ्रेड अ सिस्टम कॉल कैन ब्लॉक द इंटायर प्रोसेस, कर्नल सपोर्टेड थ्रेड्स कैन बी शेड्यूल्ड इंडिपेंडेंटली एंड यूजर लेवल थ्रेड्स आर ट्रांसपेरेंट टू द कर्नल। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन 2, 3 एंड 4, ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज ए। यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कोई भी प्रोसेस में कितने थ्रेड्स हैं या थ्रेड है या नहीं, और जो आपके कर्नल सपोर्टेड थ्रेड्स हैं दैट कैन बी शेड्यूल्ड इंडिपेंडेंटली एंड यूजर लेवल थ्रेड सिस्टम कॉल कैन ब्लॉक द इंटायर प्रोसेस। आप इसको यूजर लेवल थ्रेड का कभी कभी ड्रॉबैक भी कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ऑल 3 ऑप्शन 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रोसेस एग्जीक्यूट द कोड, एक प्रोसेस है जो क्या कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, फॉर्क, फॉर्क एंड फॉर्क। ठीक है, और इसका ये सिस्टम कॉल है जिसका यूज क्यों किया जाता है, फॉर प्रोसेस क्रिएशन के लिए। ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए हम ये सिस्टम कॉल को यूज करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप इसको, ये सिस्टम कॉल को 3 बार एग्जीक्यूट कराएंगे तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस कितने आपके क्रिएट होंगे। तो आप ध्यान रखिए, इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ फॉर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कितने चाइल्ड क्रिएट होंगे, 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे कितने फॉर्क कॉल हो रहे हैं, 3, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 माइनस 1 दैट इज 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस पे आपको घुमा घुमा के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कंसीडर अ सिस्टम विथ 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स एंड 3 प्रोसेसेस P0, P1। पहले तो ये देखो कि इनके पास कितनी मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, इसको ध्यान से समझिए। पहला ये कह रहे हैं 12, आपके पास टोटल जो रिसोर्सेज हैं हम मान लेते हैं ये 12 है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास 3 प्रोसेस है, P0, P1 एंड P2। P0 रिक्वायर्स 10 टेप ड्राइव्स, मतलब इनकी P0 की रिक्वायरमेंट है, इन्हें 10 चाहिए, लिखा भी है, इसको देख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन में वही चीज़ों को लिखा है। और P1 को 4 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, टोटल 4 रिसोर्स चाहिए, और P2 को टोटल 9 रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, और अभी इस टाइम पे आपके पास एक सेकेंड, आपके पास जो सिस्टम में टोटल रिसोर्सेज कितने हैं, 12, और हर एक प्रोसेस को P0 को कितने रिसोर्स अभी तक एलोकेटेड है, 5, P1 को 2 रिसोर्स एलोकेटेड है, और P2 को 2 रिसोर्स एलोकेटेड है। ठीक है, इतना एलोकेट हो चुका है, और अभी जो टोटल इन्हें चाहिए कितना, इतना रिसोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एट टाइम T0 विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस अ सेफ सीक्वेंस, सेफ सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि ये इतना एलोकेशन हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास बचा कितना, टोटल आपके पास 12 था। ठीक है, आप कितना एलोकेट कर चुके हैं, 5, 2, 2, मतलब 5, 2, 7, 2, 9, तो 12 माइनस 9 ये हो जाएगा 3। आपके पास अवेलेबल कितना है, अवेलेबल है आपके पास 3 रिसोर्सेज। ठीक है, 3 रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। तो हम क्या P0 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसे 5 रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक, क्या हम P1 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास 2 ऑलरेडी है और इनको रिक्वायरमेंट 2 की है, हमारे पास अवेलेबल 3 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले
P1 को चांस दिया, ठीक है, तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? P1, ठीक। अब देखो जब P1 एग्जीक्यूट होगा तो इसके पास जो रिसोर्स थे ये इसको भी छोड़ देगा, ठीक है, तो ये आपका फ्री हो जाएगा। तो अब आपके पास सिस्टम में टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हो जाएंगे? 3 + 2 दैट इज 5, ठीक है। तो जब आपको 5 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, क्या आप ये वाले प्रोसेस की नीड को फुलफिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला जो P0 है इसको, इसके पास 5 ऑलरेडी हैं और इसको 5 ही रिसोर्स की ज़रूरत है, तो अगला जो प्रोसेस आप एलोकेट करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे वो कौन सा होगा? कौन सा सेफ सीक्वेंस में आपका आ जाएगा? P0। और लास्ट में सारे रिसोर्सेज आप फ्री कर देंगे। जब P0 P1 ने फ्री कर दिया, P0 ने फ्री कर दिया, तो सारे ही रिसोर्स फ्री हो जाएंगे, तो आप इजीली P2 को एग्जीक्यूट करा पाएंगे। सो आपका जो सेफ सीक्वेंस बनेगा वो P1, P0 एंड P2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे टेबल पे बना के दी हुई है यही इतना आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप परेशान मत होइएगा कि मैम ने क्वेश्चन को रीड नहीं किया। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं इसको पूरा एग्जीक्यूट नहीं कराऊंगी, आपको मैं पैटर्न दिखा रही हूँ कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। सो कंसीडर अ वर्चुअल पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 123241 3241, ठीक है, ऑन अ डिमांड पेज्ड वर्चुअल मेमोरी सिस्टम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट मेन मेमोरी साइज ऑफ 3 पेज फ्रेम्स। आपके पास जो मेन मेमोरी है आपने उसे 3 पेज फ्रेम्स में डिवाइड किया है और जो कि इनिशियली एम्प्टी हैं। तो अगर आप उस पर LRU, FIFO और ऑप्टिमल को रन कराते हैं तो क्या पेज फॉल्ट्स जो जनरेट होंगे, ठीक है, उनमें क्या रिलेशन होगा आपको ये बताना है। तो सॉल्यूशन ये है कि आपको रन कराना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको LRU रन कराना पड़ेगा इस स्ट्रिंग के लिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग देख भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करा रही हूँ। मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऑप्टिमल से जब आप रन कराएंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हैं 5 आ रहे हैं। जब आप FIFO यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास पेज फॉल्ट्स 6 आ रहे हैं, और जब आप LRU यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास 9 पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब के आपके पास रिलेशनशिप क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिमल लेस दैन FIFO लेस दैन LRU, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका थ्रेड से रिलेटेड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखिए, अ थ्रेड इज यूजली डिफाइंड एज लाइट वेट प्रोसेस बिकॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स स्मॉलर डेटा स्ट्रक्चर फॉर अ थ्रेड देन फॉर अ प्रोसेस। इन रिलेशन टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, एक्चुअली ऑप्शंस नहीं। चलिए, ऑन पर थ्रेड बेसिस OS maintains only CPU register state on operating system. The operating system does not maintain a separate stack for each thread. नहीं, ऐसा ये गलत है। आपके पास जो थ्रेड्स होते हैं ना, हर एक थ्रेड्स के जो स्टैक और रजिस्टर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। ये इट डज मेंटेन अ सेपरेट स्टैक, ठीक है। और हर एक थ्रेड के लिए यहाँ पे ओनली लिखा है ना, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। ये CPU रजिस्टर स्टेट मेंटेन करता है, इसके साथ ही स्टैक भी रखता है हर एक थ्रेड के लिए अलग, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इस वजह से करेक्ट हो गए, सॉरी इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट आते हैं, ऑन पर थ्रेड बेसिस OS does not maintain virtual memory state, so this is absolutely true, ठीक है। कोई भी अलग से थ्रेड स्टेट नहीं मेंटेन किया जाता, वर्चुअल स्टेट का वर्चुअल मेमोरी का कोई स्टेट नहीं मेंटेन किया जाता। तो आपका जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑन पर थ्रेड बेसिस OS मेंटेन्स ओनली शेड्यूलिंग एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये भी गलत है क्योंकि मैंने बता दिया हर एक थ्रेड का सेपरेट एक रजिस्टर स्पेस होता है, रजिस्टर प्लस स्टैक, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है पर यहाँ पे लिख दिया ओनली और यहाँ पे लिख दिया डज नॉट, इस वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए और ये तो गलत है ही, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था, चलिए एक बार और इसको बता देते हैं, थोड़ा नया क्वेश्चन था। सो लेट द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम बी 10 मिलीसेकेंड इन कंप्यूटर विद एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम बीइंग 20 नैनोसेकेंड। इफ वन पेज फॉल्ट इज जनरेटेड फॉर एवरी 10 to power 6 memory accesses, what is the effective access time for the memory? तो देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू
पी क्या है? पे इज द पेज फॉल्ट रेट। अगर हम माने कि आपका जो पेज फॉल्ट रेट है दैट इज पी, तो आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा? पी इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम प्लस 1 माइनस पी इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम। इसको मैंने ऑलरेडी इस पैटर्न पे क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपके पास जो पेज फॉल्ट रेट है यहाँ पे देखिए आपको दिया है, वन पेज फॉल्ट इज जनरेटेड एवरी 10 टू पावर 6 मेमोरी एक्सेस। तो आपका पी क्या हो जाएगा? 1/10 टू पावर 6 इंटू जो आपका नेक्स्ट क्या है? पेज फॉल्ट सर्विस टाइम आपको 10 मिली सेकेंड्स दिया हुआ है, 10 इंटू नेक्स्ट आपका क्या है? प्लस 1 माइनस पी इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। इसको नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, प्लस 1 माइनस दिस इंटू 20 नैनो सेकेंड्स। तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 30 नैनो सेकेंड्स और अप्रॉक्स, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है। आप यहाँ पे नैनो सेकेंड में है, यहाँ पे मिली सेकेंड में है, सो कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। So the data blocks of a very large file in Unix file system are allocated using, तो ये आपका फाइल सिस्टम मतलब यूनिट 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स फाइल एलोकेशन, ठीक है। सो जो आपके पास जो यूनिक्स फाइल सिस्टम के जो डेटा ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो आपके किस मेथड से एलोकेट किए जाते हैं? वो इंडेक्स एलोकेशन के एक्सटेंशन के फॉर्म में वो एलोकेट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, लेट द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन द यूजर एंड कर्नल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बी T1, ठीक है। यूजर एंड कर्नल मोड में स्विच करने का, लेट टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बी T1, ठीक है। while the time taken to switch between the two processes be T2, which of the following is true? दो प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग होने में T2 टाइम लग रहा है और यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में स्विच होने में T1 टाइम लग रहा है। तो आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इक्वल नहीं हो सकता। T1 विल बी लेस दैन T2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस स्विचिंग इन्वॉल्व्स मोड स्विच, ओके, एंड कंटेक्स्ट स्विच कैन अकर ओनली इन द कर्नल मोड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए आप एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन, यस स्टारवेशन हो सकता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन, प्रीएम्प्टिव में आपका SRTF भी आता है और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी आता है। तो यस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी आपका स्टारवेशन हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। राउंड रॉबिन इज बेटर दैन FCFS इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स, इस पे ध्यान देना, फॉल्स पूछा है, ठीक है, ट्रू नहीं। यहाँ पे कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पॉइंट्स देखते हैं। कंटेक्स्ट स्विच टाइम इज लॉन्गर फॉर कर्नल लेवल थ्रेड्स दैन फॉर यूजर लेवल थ्रेड। नेक्स्ट, user level threads do not need any hardware support, and related kernel level threads can be scheduled on different processor in multiprocessor system. And last one is blocking one kernel level thread block all the related threads. So option number D is correct. अगर यहाँ पे लिखा होता blocking one user level thread, ठीक है, अगर ये यूज़र लेवल थ्रेड के बारे में बात होती तो ये सही होता, लेकिन क्योंकि इन्होंने लिख दिया कि कर्नल लेवल थ्रेड में अगर आप एक थ्रेड को ब्लॉक कर दें तो सारे थ्रेड्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपसे पूछा क्या था? फॉल्स स्टेटमेंट, बाकी जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A multi-level page table is preferred in comparison to a single level page table for translating virtual address to physical address because। तो पहले तो ये चीज़ रिकॉल करो कि मल्टी लेवल पेज टेबल की रिक्वायरमेंट क्या है। आपका देखिए, आपका जो मेमोरी है, ठीक है,
आप उसे फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं और सारे फ्रेम्स की साइज फिक्स होती है और इक्वल होगी, सारे फ्रेम्स आपके सेम साइज के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप जो आपके पास ये जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है इसको आप पेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि भाई आपका मेन मेमोरी फ्रेम्स में डिवाइड है, हमें जो भी चीज़ रखना है मेन मेमोरी में ला के रखना है, तो फ्रेम साइज एंड पेज साइज इक्वल होते हैं, ठीक। अब देखो ऐसा केस आया कि आपका जो टेबल है, ध्यान से समझना, जो पेज टेबल है अगर वो इतना बड़ा आ गया, पेज टेबल साइज अगर इज ग्रेटर दैन फ्रेम साइज, ठीक है। अगर आपका जो पेज टेबल का साइज है वो फ्रेम साइज से बड़ा है, ठीक है, जो मेमोरी में फ्रेम्स है अगर उससे बड़ा है, तो क्या हम पेज टेबल को रख पाएंगे मेमोरी में? नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेज टेबल को भी हम ब्रेक करेंगे पेजेस में, ठीक ठीक है। और उसके बाद हम एक मेन पेज टेबल बनाएंगे जिसका हम ऐसे रेफरेंस स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो पेज टेबल की साइज जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा लेवल्स आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आइडिया है पेज मल्टी लेवल पेज टेबल का, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि इज प्रिफर्ड इन कंपैरिजन टू सिंगल लेवल पेज टेबल फॉर ट्रांसलेटिंग वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस बिकॉज it helps to reduce the size of page table needed to implement the virtual address space of a process. Option D is correct, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी जान चुके हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि अगर आपके पास ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस प्लस, ठीक है, सॉरी आई प्लस प्लस, बहुत बार प्लस प्लस कर दिया, फॉर्क, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कितने नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे, तो इट इज 2 पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से लास्ट ही है ना, हाँ यस लास्ट क्वेश्चन। सो कंप्यूटर सिस्टम सपोर्ट्स 32 बिट वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके पास 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस है और 32 बिट का ही फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। दोनों ही सेम साइज का, मतलब आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है और जो आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस है दोनों सेम है। सिंस द वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज ऑफ द सेम साइज एज फिजिकल एड्रेस स्पेस, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर डिसाइड टू गेट रिड ऑफ वर्चुअल मेमोरी इंटायरली, ठीक है। सो विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू? तो इस रेफरेंस में आपको आंसर करना है, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी यूजर सपोर्ट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, the processor cache organization can be made more efficient now, hardware support for memory management is no longer needed, so option number C is correct option, ठीक है। आपको ये जो एड्रेस कन्वर्जन करना पड़ रहा था ना, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, है ना, एमएमयू के थ्रू आप एक हार्डवेयर यूज कर रहे थे, एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो क्या कर रहा था, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा था। अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये दोनों पेज साइज आपके सेम हो गए हैं, ठीक है, दोनों मेमोरी की साइज सेम हो गई है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।